आज हम बात करने वाले वेव ऑप्टिक्स के बारे में। हम लोग लाइट को एज अ वेव मान के अब बात करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने लाइट को पार्टिकल नेचर माना है, ठीक है ना। अब वेव है या पार्टिकल नेचर है, आज तक भी इस पे कोई एकदम परफेक्ट थ्योरी नहीं है। अभी भी हम इसका दोनों ही नेचर मानते हैं। दैट्स व्हाई हम बाद में इसको डुअल नेचर के नाम से भी जानेंगे कि लाइट के बाद डुअल नेचर है। अब क्या हुआ, अभी तक हम लोगों ने लाइट के कौन कौन से बिहेवियर देखे। अभी तक हम लोगों ने पूरी रे ऑप्टिक्स पढ़ ली। हम लोगों ने दो ही चीजें पढ़ी है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। ये हमने पढ़ा है और देखा भी है, हम डे टू डे लाइफ में देखते भी है, रिफ्लेक्शन भी होता है, रिफ्रैक्शन भी होता है। बट लाइट में ना बहुत सारे ऐसे फिनोमिना है जो होते हैं बट हम लोगों को दिखाई नहीं देते। अब नहीं दिए क्योंकि हम लोगों ने लाइट को एक पार्टिकल नेचर माना था, जैसे कि इंटरफेरेंस भी होता है, पोलराइजेशन भी होता है, डायफ्रैक्शन भी होता है ना, एमिशन, अब्जॉर्प्शन, बहुत सारे फिनोमिना होते हैं लाइट में। बट अभी तक हम दो ही के बारे में बात कर पाए, एक रिफ्लेक्शन और एक। अब सबसे पहले ये करीबन 1675 के आसपास की कहानी है। अब न्यूटन साहब देखो मैकेनिक्स के एक्सपर्ट थे, कैलकुलस भयंकर लेवल पे दे दी। हाँ, कहते तो ये भी है कि उनकी थ्योरी आज भी देख लो कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई है। ऐसे कहते कि उनके बहुत सारी चीजें तो समझ में नहीं आती लोगों की कि वो क्या लिख के चले गए उस समय। चलो कोई नहीं। अब न्यूटन थे, एक वो मेरे ख्याल से ब्रिटिश थे, ब्रिटेन के रहने वाले थे। तो उस समय ब्रिटेन वालों का दबदबा बहुत था। तो 1675 में न्यूटन ने डिक्लेयर कर दिया कि लाइट एक पार्टिकल नेचर है और हम इसको पार्टिकल मान के ही आगे चीजों को बढ़ेंगे। करीबन 2-3 साल के बाद 1678 के आसपास एक साइंटिस्ट आए, हाइजन ने थ्योरी दी और हाइजन ने माना कि लाइट एक वेव की तरह बिहेव करती है, लाइट के पास वेव नेचर है। बट हाइजन डायरेक्ट किसको टक्कर दे रहा था? न्यूटन। और न्यूटन एक तो उस समय अल्टीमेट भाई, अनडाउटेडली वेरी ब्रिलियंट, मतलब जो वो चीज कर गए वो आज तक कोई कर भी नहीं पाया, सोच भी नहीं पाती। दूसरा ब्रिटेन के रहने वाले, ब्रिटेन का वैसे दबदबा। अब हाइजन ने सीधा टक्कर दे दी उसको, न्यूटन साहब को, कि भाई नहीं, लाइट के पास वेव नेचर है, पार्टिकल नेचर नहीं है। लोग बात हंसने लगे। अच्छा तू बताएगा हमें कि लाइट के पास कैसा नेचर है। बात समझ आए? उस समय हाइजन को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी गई। फिर हाइजन को सपोर्ट करने के लिए एक मैक्सवेल भी साइंटिस्ट आए हमारे, जिन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थ्योरी दी थी। तो उन्होंने भी लाइट को वेव नेचर माना। उन्होंने भी बहुत सारे फिनोमिना दिए। फिर थोड़ा बहुत जब इन दोनों का, मैक्सवेल और हाइजन की बात को थोड़ी सी डोमिनेंस इसकी बढ़ने लगी, तब हमारे एल्बर्ट आइंस्टीन साहब आ गए। इन्होंने प्लैंक थ्योरी यूज की और प्लैंक को क्या, बेसिकली लाइट को फोटोन माना, और फोटोन एक पार्टिकल नेचर था ना। उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह जो एक्सपेरिमेंट किया था वो सब डिक्लेयर कर दिया, और इन्होंने भी लाइट को फोटोन माना, और फोटोन बेसिकली पार्टिकल। अब इन्होंने भी पार्टिकल माना, न्यूटन ने भी पार्टिकल माना, हाइजन और मैक्सवेल ने क्या माना? वेव। हाइजन ने और मैक्सवेल ने वेव मान के इन्होंने बहुत सारे फिनोमिना कर भी दिए, इंटरफेरेंस भी बता दिया, डायफ्रैक्शन के बारे में भी बता दिया, ठीक है। और ये नहीं बता पाई पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो बहुत सारे साइंटिस्ट की ऐसा मतलब वो रही कि कुछ पार्टिकल को ज्यादा डोमिनेंसी कर रहे थे, कुछ वेव पे ज्यादा डोमिनेट कर रहे थे। बाद में तुम्हारे जैसे समझदार साइंटिस्ट आए, उन्होंने बोला कि ऐसा है कि लड़ाई मत करो, जिसको जैसा मानना है ना वैसा मान लो। अगर आपको लगता है कि आपका काम लाइट को पार्टिकल नेचर मान के हो रहा है तो कंसीडर इट एज अ पार्टिकल। आपको लगता है कि नहीं, वेव नेचर मान के कर पा रहे तो वेव नेचर मान लो। तब हाइजन की थ्योरी को इंपॉर्टेंस मिली, और हमें इस चैप्टर में हाइजन प्रिंसिपल ही पढ़ना है कि रियलिटी हाइजन क्या था। हाइजन ने क्या वेव को, मतलब लाइट को एक वेव माना, तो उसने कैसे कैसे अपनी थ्योरी को प्रोसीड किया, कैसे कैसे उसने रिफ्लेक्शन को, रिफ्रैक्शन को, इंटरफेरेंस को, डायफ्रैक्शन को कैसे उसने प्रूव किया इस थ्योरी के बेस पे। थोड़ा बहुत आइडिया समझ में आया कि इस चैप्टर को हम घुमा के कहाँ लेके आएंगे। न्यूटन ने कॉर्पुस्कुलर थ्योरी दी। न्यूटन्स की कॉर्पुस्कुलर थ्योरी बेसिकली सबसे पहली थ्योरी थी जो उसने माना कि लाइट एक पार्टिकल नेचर की तरह बिहेव करती है। बट फिर हाइजन साहब आगे थे 2-3 साल के बाद कि नहीं, लाइट के पास एक वेव नेचर भी है। और आज तक भी हम यही मान के चल रहे कि इसके पास दोनों ही नेचर है, पार्टिकल भी और वेव भी। जिसको जैसा मन करे, पार्टिकल मानना पार्टिकल मान ले, वेव मानना वेव मान ले। तो अभी हम कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? तो लाइट के पास क्या है? वेव नेचर। वेव नेचर है तो वेव के बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग पहले पढ़ चुके हैं रे ऑप्टिक्स के स्टार्टिंग में। बता कौन कौन?
कि रे के पास जो एक वेव होती है उसके पास वेवलेंथ होती है, स्पीड होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, तीनों में रिलेशन बोलो। v इक्वल्स टू लैम्डा इनटू f। मीडियम चेंज होने से क्या चीज चेंज नहीं होती, क्या चीज चेंज हो जाती है, वेवलेंथ एंड स्पीड। बस ये सब चीजें समझ में आती है ना। अब वेरी गुड। अब जो इन्होंने ना हाइजन ने जो माना, सबसे पहले एक टर्म डिफाइन की गई जिसको बोला गया वेव फ्रंट। अब बेसिकली ये वेव फ्रंट है क्या चीज, ये समझो। अब सिंपल सी बात बता भाई, मेरे पास कोई ना कोई तो सोर्स होगा ना। मान लो ये एक सोर्स है हमारे पास, ठीक है। अच्छा लाइट है, सोर्स है, मान लो कोई भी एक बल्ब है हमारे पास, और वो बल्ब जो है वाइब्रेट करेगा, सब क्या उसके जो एनर्जी निकलेगी वो सभी डायरेक्शन में निकलेगी या कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाती है, सभी डायरेक्शन में निकलती है। और अभी हम लोग लाइट को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे, रे से। तो अभी नॉर्मली बता रहा हूँ कि लेट से यहाँ से हमारे पास एक एनर्जी निकल के जा रही है, रे निकल के जा रही है इस डायरेक्शन में, जो कि हमारे पास लाइट के पास वेव नेचर है। तो वेव की फॉर्म में निकालते हैं इनको हम ऐसे। ठीक, अब देखो उसने वेव फ्रंट को क्या बोला गया। अच्छा ये सब चीजें आप लोगों को ऐसा दिखाई देगी कभी अगर आप लोगों ने जैसे सुबह नहाने का मौका मिलता है, संडे वगैरह में नहा लेते होंगे मुश्किल से, हैं? वैसे तो मंडे टू फ्राइडे तो आप बहुत बिजी होते हो पढ़ाई करने में, टाइम नहीं लग पाता है, ड्राई क्लीन की और फिर पढ़ने बैठ जाते हो, हैं? चलो कभी जो टब वगैरह में पानी होता है ना, ऊपर से कंकड़ फेंक के मारो, छोड़ दो बस कंकड़, क्या होता है ना, रिपल्स बनती है। वो छोटा गोला, फिर बड़ा गोला, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा, इस गोले को वेव फ्रंट बोला गया है। अब ये गोला है क्या चीज, आई विल टेल यू। देख, जब हम लोगों ने कोई भी एसएचएम वेव की इक्वेशन देखी थी, तो वेव की इक्वेशन हमारे पास क्या आई थी, a sin of omega t प्लस माइनस ax प्लस माइनस 5। याद आया कुछ? साइन का ग्राफ आया था। साइन का ग्राफ जब हम लोगों ने बनाया था, ध्यान से देखना एक बार, ये कंप्लीट साइकिल होती थी यहां से यहां तक, है ना। यहाँ पे थीटा की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, थीटा की वैल्यू 0, पाई बाय 2, पाई, 3 पाई बाय 2, 2 पाई। बात समझ में आई कि जब भी कोई वेव पार्टिकल, बेसिकली वेव क्या थी, जैसे रस्सी बांधो और रस्सी को ऐसे ऐसे वाइब्रेट करो, जब ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेंगे तो क्या होगा, अब यानी तो रुक के जाइए 5-7 मिनट। हाँ सुनो, तो हमने क्या बोला कि जब भी एक वेव प्रोपोगेट करते हैं, साइन का ग्राफ बेसिकली हम लोगों ने बनाया था और हम लोगों को ये एंगल पता है, ठीक है। तो वेव फ्रंट क्या बोला गया, लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल ऑफ अ मीडियम दैट आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज। मतलब क्या हुआ, ये देख ऐसे बहुत सारी वेव्स हर डायरेक्शन में जा रही है, आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं हर जगह। मुझे ये बता कि जब ये मीडियम में वाइब्रेट कर रही है, तो मीडियम में बेसिकली पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं ना, तो बता इस पार्टिकल का फेज बता, पाई बाय 2, इसका बोन, तो ऐसे सभी पार्टिकल्स को मिला के एक लोकस बनाया गया, है ना, सभी पार्टिकल्स को। अब ये बेसिकली लोकस कैसा बनेगा, सर्कल नहीं, ये सर्कल तो हमें 2 डायमेंशन दिखाई दे रहा है, वेव्स तो सभी डायरेक्शन में निकलेगी ना, तो बेसिकली एक स्फीयर बनेगा, नहीं आया समझ में। तो इसको बोला गया वेव फ्रंट। वेव फ्रंट क्या है कि ऐसे सभी पार्टिकल्स का एक लोकस जिनका फेज क्या है, सेम, उसको बोला गया वेव फ्रंट। आप कोई भी बना लो, ये बना लो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, इन सबको जोड़ दो, तो ये भी क्या बन गया, वेव फ्रंट। क्या बन गया, क्या बन गया, तो ये वेव फ्रंट बताया गया इन्होंने कि वेव फ्रंट बेसिकली क्या बोला गया कि जो भी एक मीडियम में जितने भी पार्टिकल वाइब्रेट करे ना, जिनका फेज सेम हो, उन सबको मिला के एक लोकस बना लो। उस लोकस को क्या कहलाया गया, वेव फ्रंट। क्या कहलाया गया। अब ये वेव फ्रंट वही है जो जब आप लोगों ने पानी में एक स्टिल पानी, मतलब एकदम शांत पानी में ना एक कंकड़ छोड़ दो, तो आपको रिपल्स बनते हुए दिखाई देंगे, छोटा गोला, बड़ा गोला, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उसके, तो बेसिकली वो जो गोले हैं वो क्या चीज है, वेव फ्रंट। अब सोच के देख, क्या जब आपने कंकड़ फेंकी या छोड़ी जो भी है,
क्या पानी आगे प्रोपगेट किया गया? कौन प्रोपगेट कर रहे हैं? वो रिपल्स। रिपल्स भी क्या है? पानी बेसिकली देख, वेव में कभी भी पार्टिकल नहीं जाता आगे, वो डिस्टर्बेंस जाती है आगे। ऐसी तो पढ़ा था हम लोगों ने रस्सी वाले एग्जांपल। एक रस्सी बांधी, रस्सी के एक पार्टिकल को अपने हाथ में लिया। अब मैं सोर्स हूं, मैं जैसे जैसे नचाऊंगा इसको वैसे वैसे सारे सोर्स नाचते चले जाएंगे। मैं ऐसे ऐसे करूंगा तो सारे पार्टिकल्स ऊपर नीचे होने लगेंगे। मैं ऐसे ऐसे करूंगा तो सारे पार्टिकल्स ऐसे ऐसे होने लगेंगे। तो रियलिटी में जब हम लोगों ने पानी, वो कंकड़ को पानी में फेंका, तो जो छोटा गोला, बड़ा गोला, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, बेसिकली डिस्टर्बेंस है जो चल रही है एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक, उन्हीं को वेव फ्रंट्स बोला गया। तो यहाँ पर कौन प्रोपगेट करता? वेव फ्रंट्स। वेव फ्रंट्स चलते हैं एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक। क्या ये बात है समझ में? अब मुझे एक बात बता, जब पानी में वो गोले बन रहे थे, जब हम ऊपर से देख रहे हैं तो हमें वो गोले गोले दिखाई देंगे, साइड से देखेंगे तो हमें ऐसी वेव्स बनती हुई दिखाई देती है। कभी समंदर के किनारे जाते हो तो समंदर में थोड़ी ना गोले गोले दिखाई देते हैं आपको। वो गोले कब दिखाई देंगे? जब अपन ऊपर से देखेंगे, और साइड से देखेंगे तो हमें वेव्स आती हुई दिखाई देती है। क्या समंदर ही नहीं देखा हम लोग? बहुत बढ़िया। आज YouTube पे देख लेना समंदर की लहरें कैसे बनती है। अच्छा देखे हुआ है बेटी, इसको नाला बोलते हैं समंदर। अच्छा, मैं कभी इसको कह रही नहीं, चलो ठीक है, बात समझ में आएगी? डन, वेरी गुड। घूर रही है मुझे क्या तुझे? थैंक यू, आज मजाक बना के रखा। हाँ चलो, ये चीज समझ में आई तुम्हें? वेव फ्रंट पता लग गया? अब सुन, हाइजन ने अपने ना 3-4 पॉइंट्स लिखे, वो 3-4 पॉइंट्स आप समझ लो क्या होते हैं। उन्हीं के वो पॉइंट्स को ही याद करना हमें हर एक कॉन्सेप्ट में, जब जब हम उससे रिलेटेड टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या बोला गया? मान लो ये प्राइमरी सोर्स है, कोई भी प्राइमरी सोर्स, कोई भी सोर्स ऑफ लाइट। अब बेसिकली ये क्या बनाएगा? अपने वेव फ्रंट्स बनाएगा। मान लो इसको प्राइमरी सोर्स माना गया अभी के लिए, ठीक है बच्चों। अब अगर होमोजीनियस मीडियम है, होमोजीनियस का मतलब बताओ? हाँ, अगर एक ही मीडियम है, एक जैसा मीडियम है थ्रू आउट, तो जो जो प्रॉपर्टी इस प्राइमरी सोर्स के पास है, क्या क्या प्रॉपर्टी? जो इसकी वेवलेंथ है, जो इसके पास स्पीड है, जो इसके पास फ्रीक्वेंसी है, इसके जितने भी पार्टिकल्स होंगे ना इस मीडियम में, जब वो वेव फ्रंट आगे प्रोपगेट करेगा, तो उन सब के पास क्या चीज सेम रहेगी? सेम स्पीड रहेगी, सेम वेवलेंथ रहेगी, सेम क्या रहेगी? फ्रीक्वेंसी। मीडियम चेंज होते क्या हो जाएगा? ये भी चेंज हो जाएगा, ये भी चेंज हो जाएगा। क्या चीज चेंज नहीं होगी? अब सुनो, तो इसने अपने वेव फ्रंट्स बनाए। अब वेव फ्रंट्स ऐसे बनेंगे, बार बार नहीं बनाऊंगा, तो ये समझ लीजिए वेव फ्रंट है। इनको बोला गया प्राइमरी वेव फ्रंट। क्या बोला गया बच्चों? प्राइमरी वेव फ्रंट। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अब थोड़ा ऐसा फील करना कि ये पानी में बनने वाला एक गोला बना है। जो पानी में गोला बना है, उस गोले में पानी है या नहीं है? बिल्कुल है, पानी। तो इसमें बताओ, इस वेव फ्रंट्स में कितने पार्टिकल्स हैं? 1, 2 या बहुत सारे? अब इसमें जितने भी ये पार्टिकल, देयर आर अनंत पार्टिकल्स है ना इस वेव फ्रंट में, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। अब जो ये पार्टिकल्स है ना, इन पार्टिकल्स का नाम बोला गया सेकेंडरी सोर्स। बेसिकली क्या बोला गया बच्चों? सेकेंडरी सोर्स। अब ये सेकेंडरी सोर्स के लिए अगर होमोजीनियस मीडियम के बारे में बात करेंगे ना, तो सेम प्रॉपर्टी रहेगी जो प्राइमरी सोर्स के पास है। ये एग्री करते हो नहीं करते हो? सेम फ्रीक्वेंसी होगी नहीं होगी? ये सेम फ्रीक्वेंसी का आगे ध्यान रखना, क्योंकि आगे हम बात करेंगे कोहेरेंट सोर्सेज, और कोहेरेंट सोर्सेज में इन्हीं को यूज करेंगे कि देखो जो प्रॉपर्टी, जो फ्रीक्वेंसी इसके पास है, वही फ्रीक्वेंसी इसके पास भी है, वही फ्रीक्वेंसी इसके पास भी है। ध्यान रखना भी। चलिए ठीक है, तो ये हम लोगों ने बोला सेकेंडरी सोर्सेज। अब क्या ये सेकेंडरी सोर्सेज में सभी डायरेक्शन में अपनी अपनी वेव्स बनाएंगे? बिल्कुल बनाएंगे। तो ये सभी डायरेक्शन में अपनी अपनी वेव्स बनाते हैं, सभी डायरेक्शन में, इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। चलो ठीक है, तो ये भी अपने अपने वेव फ्रंट्स बनाएंगे, बनाएंगे नहीं बनाएंगे? अब इन वेव फ्रंट्स को बोला गया बेटा सेकेंडरी वेव फ्रंट। क्या बोला गया बच्चों? सेकेंडरी। सारे बोलो सेकेंडरी। समझ में आया हुआ क्या? पहले एक सोर्स जहां डिस्टर्बेंस हुई, उसने अपने एक वेव फ्रंट बनाए, ये वाले। इस वेव फ्रंट्स पे देयर आर अनंत पार्टिकल्स, वो सभी के सभी एक नए सोर्स, मतलब एक नए सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस की तरह काम करने वाले। ये खुद की अपनी अपनी वेव फ्रंट्स बनाएंगे। अब जब ये भी खुद की अपनी अपनी वेव फ्रंट्स बनाएंगे, आप सोच के देखिए, अगर 1 सेकंड में इसने 2 वेव फ्रंट्स बनाए, तो ये भी कितना बनाएगा?
ये भी, जितने भी पार्टिकल्स होंगे, हाँ है ना बोलो, किसी भी कॉमन टाइम पे, कॉमन टाइम का मतलब समझ रहे हो, एक किसी भी इंस्टेंट पर इनका जो कॉमन टेंजेंट होगा, कॉमन टेंजेंट, दिस कॉमन टेंजेंट विल गिव यू न्यू वेव फ्रंट। क्या बना बच्चों ये, सारे बोलो, हाँ दोबारा सुनो। अब इस न्यू वेव फ्रंट पे भी बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, बिल्कुल होंगे सर, तो इस पे न्यू बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, मान लो ये। अब ये पार्टिकल्स भी क्या करेंगे, ये भी सभी डायरेक्शन में अपनी क्या निकालेंगे, वेव्स, उनका सबका कॉमन लोकस लेके क्या बना दोगे, वेव फ्रंट्स, तो ये भी वेव फ्रंट्स बनाएंगे। तो इनका भी कॉमन टेंजेंट प्रोपगेटिंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, जो भी एनवेलप होगा इनका सबका, ऐसा एक चक्का बनेगा पूरा का पूरा, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, न्यू वेव फ्रंट। एक चीज, अगर मेरे पास सोर्स, एक पॉइंट सोर्स है बच्चों, ये जैसे कि ये पॉइंट सोर्स था मेरे पास, ये रहा प्राइमरी सोर्स, एक पॉइंट सोर्स है, तो इसके कारण जो वेव फ्रंट्स बनेंगे वो कैसे बने, स्फेरिकल, सारे बोलो स्फेरिकल, ये वेव फ्रंट्स है। अच्छा, मुझे इसमें डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट पता लगाना है कि लाइट किस डायरेक्शन में फ्लो करे, तो डायरेक्शन तो सभी डायरेक्शन में लाइट प्रोपगेट कर रही है, तो कोई बंदा अगर यहाँ पे खड़ा हुआ है तो उसको लाइट कैसे आती हुई दिखाई देगी, कोई बंदा यहाँ खड़ा हुआ है तो उसको कैसे आती हुई दिखाई देगी, नहीं समझ में आया, कोई ऐसे। तो बेसिकली अगर मुझे वेव फ्रंट्स पता है तो क्या मैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट का पता लगा सकता हूँ, बिल्कुल लगा सकते। क्या करो, उस पे नॉर्मल बना दो, किस पे, वेव फ्रंट्स पे। याद करो, ऐसा कहीं कॉन्सेप्ट आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पढ़ा हुआ है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नहीं है, सेम वो भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे कि वेव फ्रंट्स जो होंगे, अगर हमें डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट लगाना है पता, तो क्या करो, उन वेव फ्रंट्स पे नॉर्मल ड्रॉ कर दो, नॉर्मल विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट। बात समझ में आई थोड़ा बहुत, एक बार रिकैप करता हूँ हाइजन ने क्या बोला, बस ये 3-4 पॉइंट है जो आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है। सबसे पहले वेव फ्रंट क्या होता है कि जिस भी मीडियम में लाइट ट्रेवल कर रही है, उस मीडियम में सभी पार्टिकल्स, ऐसे सभी पार्टिकल का लोकस जिनका जोन एक ही फेज में वाइब्रेट कर रही है, उनको बोला गया वेव फ्रंट। अब वेव फ्रंट के लिए उन्होंने बताया कि लाइट कैसे प्रोपगेट करती है, कि कोई भी एक सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस है, मान लो दिस इज प्राइमरी सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस, अब ये प्राइमरी सोर्स है और हम होमोजेनियस मीडियम के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स इस प्राइमरी सोर्स के पास रहेगी, लैम्डा वी फ्रीक्वेंसी, और थ्रू आउट क्या रहने वाली है, सेम। तो जब ये सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस इसने अपने वेव फ्रंट्स बनाए, तो इस वेव फ्रंट्स में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, वो सभी के सभी सेकेंडरी सोर्स की तरह एक्ट करेंगे और ये अपनी सेकेंडरी वेवलेट्स बनाना स्टार्ट करेंगे। जब ये अपनी खुद की वेवलेट्स बनाएंगे, छोटी छोटी वेव्स बनाते चले जाएंगे, तो सिमिलर बेसिकली वेव फ्रंट्स बनाते चले जाएंगे, तो किसी भी इंस्टेंट पर, किसी भी गिवन इंस्टेंट पर जो इन सबका एक एनवेलप होगा which is propagating in forward direction, उसका कॉमन टेंजेंट ले लो, दिस कॉमन टेंजेंट विल गिव यू द न्यू वेव फ्रंट। फिर इस न्यू वेव फ्रंट पे भी बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, फिर ये भी सभी डायरेक्शन में प्रोपगेट करेंगे, फिर इनका कॉमन ले लो किसी भी गिवन इंस्टेंट पर, तो ऐसे हमारे लाइट प्रोपगेट करती है किसी भी मीडियम में। बात समझ में आ गई, पक्की बात है, श्योर, उतारो इसको। अभी हमारे पास बहुत जनरल सा एग्जांपल आता है कि मुझे अगर रे डायग्राम पता है, नॉर्मली हमें पता है रे डायग्राम आता है ना बनाना। अभी प्रिज्म के केस में रे डायग्राम बनाओ एक बार, एक प्रिज्म है तो रे ऐसी गई, रिफ्लेक्शन हुआ, फिर ऐसे आई, डन। अब कोई मेरे से ये पूछे इसके वेव फ्रंट्स बताओ कैसे जाएंगे, तो वेव फ्रंट्स आते हैं मुझे तो बनाने, भाई इस पे नॉर्मल बना दो, अरे बोल बेटे, इस पे नॉर्मल बना दो, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट्स हो गए, ये एमर्जेंट वेव फ्रंट्स हो गए, नहीं आया, श्योर। अब खुद सोच के देखिए कौन सा मिरर है, अगर मैं यहाँ डायग्राम बनाऊं, ये रेज आई, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ जाएगी, पक्का है ना, मतलब रे डायग्राम बनाना तो आता है ना अपन को। अच्छा, अब मेरे से बोलेगा इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट्स बनाओ, तो कुछ नहीं करना अपन को, भाई ये रे है सर, तो इस पे 90 डिग्री बनाओ ना,
तो ये प्लेन वेव फ्रंट्स बन गए। कैसे बन गई? इनको बोला जाता है प्लेन वेव फ्रंट्स। क्या बनाया जाता है? अब ये प्लेन वेव फ्रंट्स बने कब? जब रेस पैरेलल है। अब रेस पैरेलल है तो कहां से आ रही होंगी वो रेस? यानी कई बार पूछा जाता है कि सोर्स इनफाइनाइट वेरी फार अवे सोर्स है तो कैसे वेव फ्रंट्स बनेंगे? प्लेन। कैसे? क्योंकि इंफिनिटी से आने वाली सारी रेस कैसी बन जाएंगी? पैरेलल बन जाएगी तो उसमें नॉर्मल ड्रॉ कर दो, ये क्या बन गया? प्लेन वेव फ्रंट्स। क्या बन गई? बने ना। अच्छा ये तो बने इंसिडेंट वेव फ्रंट्स। अच्छा रिफ्लेक्टेड देखो, अब रिफ्लेक्टेड रे ही है बाबा, तो इस पे नॉर्मल बना, सेम उतनी ही साइड पे इस पे नॉर्मल बना क्योंकि मीडियम एक ही है भाई। इस पे बनाओ, इस पे बनाओ, इस पे बनाओ, इस पे बनाओ, इन दोनों को मर्ज करते चले जाओ। ये क्या बन गई? रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट्स। अरे बोल भाई। ऐसे मैं कॉन्वेक्स लेंस के बारे में बात करूं, ये बन गया कॉन्वेक्स लेंस। तो ऐसे लाइट जा रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या करेंगे? मिल गए। बनाओ इसके इंसिडेंट वेव फ्रंट। इस पे ये नॉर्मल, ये नॉर्मल, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट। अब इस पे नॉर्मल ड्रॉ करो, 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 मिलाते चले जाओ। नहीं आया बच्चों? डन। अब मैं ये कह रहा हूँ चाहे कैसा भी डायग्राम बनाओ, चाहे मैं छोड़ दो वेव फ्रंट्स नहीं आते बट रे डायग्राम तो आता है। रे डायग्राम पे बनाओ, 90 डिग्री बनाते चले जाओ, वेव फ्रंट्स दिखते चले जाएंगे, इंसिडेंट भी, रिफ्लेक्टेड भी और रिफ्रैक्टेड भी। यहाँ तक समझ में आया? पक्की बात। अब अलग अलग पूछे जाते हैं कि अगर मेरे पास पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स, तो अभी भी देखा कैसा वेव फ्रंट्स बनते थे? स्फेरिकल। सभी बच्चे बोलेंगे प्लीज कैसे? स्फेरिकल। बहुत सुंदर। अगर पॉइंट सोर्स है तो स्फेरिकल वेव फ्रंट्स, स्फेरिकल वेव फ्रंट्स। चलिए अगर सोर्स इनफाइनाइट है, मतलब बहुत दूर रखा हुआ है, या प्लेन सोर्स है, कई बार बोलते हैं ऐसे प्लेन सोर्स है, मान लो ऐसे प्लेन सोर्स है बच्चों, तो इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। अरे बोलो भाई। तो यहाँ से ये अपने अपनी वेव्स निकालेंगे, तो इन पे कॉमन टेंजेंट में फिर एक वेव फ्रंट बनाते चले जाओ। तो सोर्स अगर प्लेन सोर्स है तो भी प्लेन वेव फ्रंट्स, अगर सोर्स इनफाइनाइट है, मतलब इन्फिनिटी पे रखा हुआ है तो भी प्लेन सोर्स, प्लेन वेव फ्रंट्स। बोल इतना समझ में आया? एक होता है आपके पास लाइन सोर्स। अगर सोर्स लाइन सोर्स है, ऐसा समझ के चल फूल माला है बेसिकली। फूल माला देखिए आप लोगों ने, लंबी सी छोटे 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 फूल बने रहते हैं। अब छोटे फूल का मतलब क्या है? ये सोर्सेज है आपके पास। अरे तो ये सारे के सारे प्राइमरी सोर्स है, सभी के सभी प्राइमरी सोर्स क्या करेंगे? अपनी सभी डायरेक्शन में क्या निकालेंगे? वेव्स। अरे सर सभी बच्चे बोलो वेव्स निकालेंगे। इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन नहीं आएंगे बेटा। तो किसी भी कॉमन इंस्टेंट पर सभी ऐसे पार्टिकल जिनका फेस क्या है? सेम। ये क्या बन गया? वेव फ्रंट। तो ऐसे इसका भी क्या बन गया? सभी बच्चे बोलेंगे। तो कॉमन टेंजेंट ये रहा और कॉमन टेंजेंट ये रहा। अब ये क्या बन गया? न्यू वेव फ्रंट सिलेंड्रिकल शेप। नहीं आया समझ? अरे बोलो भाई। सुनो, पॉइंट सोर्स तो कैसा? प्लेन सोर्स है, इनफाइनाइट पे है तो, और लाइन है तो बात इतना समझ में आया? अब इनके बेस पे हाइजन साहब ने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन प्रूव कर दिया। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहते हैं? एंगल आई मस्ट बी इक्वल्स टू एंगल आई मस्ट बी इक्वल्स टू, और रिफ्रैक्शन में क्या बोलता है? sin i by sin r this is equals to v1 by v2 this is equals to lambda 1 by lambda 2 equals to mu 2 by, यही तो पढ़ाया था उन्होंने। तो वहां पे स्नेल्स लॉ को प्रूव कर दिया उन्होंने। 2 मिनट सुनो, इसको देखो समझ में आया? पक्की बात। पॉइंट, प्लेन और सिलेक्शन। अब सुनो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बाय हाइजन। ठीक, फिर वही, ये हमारे पास एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जाहिर बात है टकरा के आएगी, इधर जाएगी। अच्छा एक देख, इसमें मैं समझाता हूं आपको। अभी इतना समझ में आ गया कि देयर इज अ रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट एंड वेव फ्रंट्स। ठीक है, हमने मान लिया, अभी आराम से सुना बिल्कुल, मैं पहले डायग्राम बना लेता हूं। हाँ ये ठीक है, ये रे है कि लाइट ऐसे आ रही है। बाबू अगर ये रे डायग्राम है तो वेव फ्रंट्स बताओ। इस पे नॉर्मल बना दो, दिस इज वेव फ्रंट। तो बेसिकली ये वेव फ्रंट्स आगे आ रहे हैं। अब सुनना आराम से, मान लो ये पी क्यू है वेव फ्रंट, ठीक, जो कि लाइट आएगी, टकराएगी और इसी मीडियम में वापसी जाएगी। क्या चीज सेम रहेगी? स्पीड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, सब चीज सेम है। अब सुन ध्यान से,
जब ये आगे प्रोपोगेट हो रहा है, मान लो पी क्यू वेवफ्रंट और ऐसे ऐसे बहुत सारे वेवफ्रंट्स आते जा रहे हैं, हमें समझ में आए। अच्छा ये भी क्या है, वेवफ्रंट। मान लो ये पी क्यू वेवफ्रंट और जो यहाँ पर आया ये ए और ये बी, ए बी वेवफ्रंट है। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। जब ये वेवफ्रंट्स ऐसे आ रहे हैं, आते 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 सबसे पहले कौन टकराया, ए या बी? ए टकराया। बट क्या बी अभी भी सीधा निकलेगा? पक्की बात है ना? तो ए क्या यहीं रुका रहेगा? नहीं भाई, ए आएगा, टकराएगा और अपने रास्ता चलेगा। बात समझ में आ रही? अब सुन, देख हुआ क्या रियलिटी में, देख कैसे हुआ। समझ के चलना कि ये आपके पास एक वेव फ्रंट है, ये एक वेव फ्रंट है ये। अब देखो इस पे पूरा एम्फेसाइज करना, ये वेव फ्रंट आया 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 आया, ये यहाँ टकराया। जब ये ए यहाँ पर है तो बी यहाँ पर है, जो कि टकराने के बाद ए की स्पीड और जो बी अभी टकराया नहीं है उसकी स्पीड दोनों क्या रहने वाली है? सेम। क्या रहने वाली है? देख क्या हुआ होगा, ए ऐसे आया, ये ऐसे हुआ, टकराए और वापसी दोनों चलने लगे। नहीं आया समझ में? दोबारा सुनो, वेवफ्रंट आया, ये तो यहाँ टकरा गया, ये ऐसे घूमा क्योंकि ये तो टकरा गया ना। टकराने के बाद क्या हुआ होगा समझ, ये अपने वेवफ्रंट्स बनाएगा। सुनो, ये अपने वेवफ्रंट्स बनाएगा, ये भी एक पॉइंट सोर्स की तरह मान लो, ये भी अपने वेवफ्रंट्स बनाएगा। इसके वेवफ्रंट्स बनाने की समय और इसके वेवफ्रंट्स बनाने की ताकत सेम रहेगी क्योंकि मीडियम सेम है। नहीं आया समझ में? पक्की बात है। चलो, तो जिस समय ये बी वाला पॉइंट यहां से यहां तक आएगा, लेट अस सपोज ये पॉइंट सी है, मैं ये कह रहा हूं क्या ए यहीं पे रहेगा क्या? नहीं, ये टकरा के आगे चला जाएगा। तो देख रियलिटी में क्या हुआ, आया वेवफ्रंट, ये इस पे स्ट्राइक किया, बी ये रहा, जब ये ऐसे आएगा तो ये ऐसे हो जाएगा। अब देख नया वेवफ्रंट क्या होगा, अब आई टेल यू कैसे बनाएंगे। ये ऐसे रिफ्लेक्टेड वेवफ्रंट्स आगे चले जाएंगे। बात समझ में आई? थोड़ा थोड़ा अभी आई टेल यू विद द डायग्राम कैसे बनाते हैं। देखो, तो हमें इतना समझ में आ गया कि जब यहां से आया तो ये बी, ये ए, बी यहां से यहां तक आया, उस समय जितना समय बी को सी तक आने में लगा होगा, उस कॉमन इंस्टेंट पर देखना हमें, एट गिवन इंस्टेंट, तो ए यहां तो नहीं रहा, ये तो पक्की बात है। तो ए टकरा के चला गया। अब नया वेवफ्रंट्स कब बनाते थे? कॉमन इंस्टेंट पर। अब देखो ये भी आएगा, ये भी टकरा के ऐसे चला गया। इसको थोड़ा सीधा कर लेते हैं ऐसे, ठीक है? हाँ, समहाउ सही रहे। अब कॉमन टेंजेंट देखो, कॉमन टेंजेंट तो यहां से ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो रिफ्लेक्टेड रेस पे हमें रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट बनाना है, तो क्या करें? 90 डिग्री। तो यहां से 90 डिग्री बनाओ। पहले बताओ ये समझ में आया? yes. तो अब ये कौन है? रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट्स। ये कौन थे? इंसिडेंट वेव फ्रंट्स। तो वेव फ्रंट्स आए, टकराए, शो। जितना समय बी को सी तक आने में लगा उतना ही समय ए इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जाने में लगा, दैट इज डी। ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है क्योंकि रे एंड वेव फ्रंट्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये भी 90 है, तो ये भी 90 है। बोले यहां तक कोई दिक्कत? तो मैं कह सकता हूं कि भैया ए डी जितना समय, क्योंकि ये कॉमन इंस्टेंट पे बना है, ए डी जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस कौन है? ये तो बाई बाई हम कह सकते हैं। हाइजेनबर्ग ने ये बोला था कॉमन इंस्टेंट पर, तो एडी दिस इज इक्वल्स टू, क्यों बोला ये? सोचो, नहीं तो वैसे प्रूव कर देते। बीसी बोल कितना होगा? स्पीड इनटू टाइम, v इनटू एडी भी कितना होगा? स्पीड इनटू टाइम, v इनटू, अरे सेम स्पीड है भाई। और ये कॉमन टाइम पर आएगा इंस्टेंट, ये वेव फ्रंट जो बनाएगा हम एक गिवन इंस्टेंट पर। तो ये हमारे पास दोनों इक्वेशन ठीक हो गई। अब थोड़ा सा देख मैथ्स सिंपल बता, ये इंसिडेंट रे यहां पे नॉर्मल ड्रॉ कर दो तो ये क्या बना? एंगल आई। अच्छा सुनो, ये रिफ्लेक्टेड रे यहां नॉर्मल ड्रॉ कर दो, ये क्या बना? डन है। अभी नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली, ये वाली रे और ये वाली रे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो ये एंगल आई है, तो ये बोलो 90 माइनस आई, ये बोलो। दोबारा सुन, ये वाली रेड वाली और ये ब्लू वाली बोल आपस में क्या है? परपेंडिकुलर। सोच के देख, अगर ये 90 माइनस आई है तो ये कितना बन गया?
नहीं आया समझ में? पक्की बात है। अब इधर देख, ये वाली रे और ये वाली रे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये एंगल आर है, तो ये बोलो डन। ये वाली रे और ये वाली रे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो बोलो ये आर। अब सुन, कुछ भी मत करो, इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल एडीसी, यहां से बीसी की वैल्यू निकाल लो और यहां से एडी की वैल्यू निकाल लो। बोलो बीसी की वैल्यू क्या आ जाएगी? बीसी देखो ध्यान से, ये एंगल ये 90 डिग्री, तो ये बना बेस, ये बना परपेंडिकुलर, तो बीसी दोनों में कॉमन क्या है? एसी, तो बीसी की वैल्यू निकाल दो इन टर्म्स ऑफ एसी। बोलो कैसे? बीसी दिस इज इक्वल्स टू, अरे ये परपेंडिकुलर है भाई, ये हाइपोटेन्यूज है, तो बीसी बाय एसी क्या बना? साइन आई। अरे परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता है भाई? नहीं तो इससे साइन आई निकाल लो, उससे साइन आर निकाल लो, ऐसे याद रख लो। डन। चलो बीसी बाय एसी क्या बन गया? तो बीसी की वैल्यू देखो, एसी, हाँ एसी साइन आई। उधर से देखो एडी की वैल्यू निकालो यहां से, एडी बाय एसी, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो एडी बाय एसी बोलो साइन आर। तो यहां से एडी की वैल्यू देखो बच्चों, एसी साइन आर। अब जो कि हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं क्या, कि एडी किसके बराबर है? तो यहाँ पे बीसी एडी के बराबर है, यानी एसी साइन आई मस्ट बी इक्वल्स टू एसी साइन आर। एसी एसी विल, तो साइन आर किसके बराबर है? तो आई किसके बराबर आ गया? और ये आई इक्वल्स टू आर क्या है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। नहीं आया समझ में? तो यहाँ से इक्वेट करके हम लोगों ने क्या देखा? साइन आई किसके बराबर आ गया? साइन आर। सिमिलरली आई इक्वल्स टू आर, एंड दिस इज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या ये चीज समझ में आई? चलिए जय हिंद।